नमस्कार, मैं बाबुल विवेक खबरबाज के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली की नियमावली को निकले काफी दिन हो गया है, लेकिन बवाल है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन कोई ना कोई नया बवाल होता ही रहता है। ऐसे में हर दिन एक नियमावली में कोई बदलाव, कोई संशोधन किया जाता है और छात्रों के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाता है। तो पूरे मामले को जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों हो रहा है इतना बवाल, आखिर क्या कारण है कि सरकारें बार बार नियमावली को बदल रही हैं और आखिर कारण क्या है कि छात्रों को वो नियमावली से क्या परेशानी है और क्यों वो कर रहे हैं बवाल। इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ सीटेट एस्टेट छात्र संघ, जो शिक्षक अभ्यर्थी संघ है, उसके नेता मानस कुमार सिंह है। मानस जी, आपका स्वागत है खबरबाज पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एक बार फिर से आप हमेशा से हम लोगों के लिए एक्टिव रहते हैं और हम लोगों की बात अपने चैनल के माध्यम से व्यूअर्स तक पहुंचाते हैं, बिहार के लोगों तक पहुंचाते हैं। दरअसल आपने कहा अभी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बवाल सर थम इसलिए नहीं रहा है क्योंकि बवाल सरकार चाहती ही नहीं है थमे। वो चाहती है ये बवाल होता रहे, क्योंकि बवाल जब होता है ना तो सरकार को ही इससे फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ। वो बार बार पॉलिसी में चेंजेस करेंगे, लड़के सड़क पर उतरेंगे, लाठी डंडा चलेगा और बार बार उस मुख्यमंत्री का चर्चा होगा जो बिहार में चर्चा करने लायक ही नहीं है। कहने का मतलब मैं बात कर रहा हूं निकृष्ट व्यक्ति नीतीश कुमार की। उस व्यक्ति ने बिहार को 15 से 17 साल में दिया क्या? जीरो। आपने नीतीश कुमार जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, निकृष्ट व्यक्ति कहा या निकृष्ट मुख्यमंत्री कहा जी। तो आप एक बात बताइए, क्या कि जो शिक्षक की बहाली है वो नीतीश कुमार जी के 15 साल के कार्यकाल में हमने देखा है कि बड़े बड़े पैमाने पे हुई है। सबसे पहले जो शिक्षक की बहाली हुई थी वो ग्राम पंचायत के माध्यम से, मुखिया के माध्यम से हुआ था। उसके बाद फिर दूसरे चरण की बहाली भी उन्होंने निकाली थी और इस तरह से काफी बहाली इनके समय में जो है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निकली है। तो इस बार इतना हंगामा क्यों हो रहा है, ये बताइए। देखिए, आपने कहा कि पहले उन्होंने बहाली किया। आपको मालूम है कि जितने लोगों को उन्होंने बहाल किया उनमें से 94,000 लोगों का सर्टिफिकेट ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, मतलब वो फर्जी लोग थे। तो सरकार ने अपने लोगों का पैसा लेकर उनको शिक्षक बना दिया, इसलिए मैंने कहा उन्हें निकृष्ट व्यक्ति। लेकिन जो हम जैसे लोग हैं, जो योग्य हैं, सीटेड बीटेड क्वालिफाई हैं, वो 4 साल से पटना की सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, लाठी डंडे खा रहे हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है, वो एलिजिबल हैं ऑल ओवर इंडिया में। पर बिहार सरकार कहती है कि आप सीटेड बीटेड पास हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम आपको इसके बेसिस पर लेंगे ही नहीं, हम आपको बीपीएससी टीआरई के माध्यम से रिक्रूट करेंगे बिहार में। और बीपीएससी टीआरई को लेकर जो नियमावली बनी, वो नियमावली लगातार अब तक सैकड़ों बार उसमें संशोधन हो चुका है। इतना संशोधन तो संविधान में नहीं हुआ था जितना बिहार में शिक्षक बहाली के नियमावली में हुआ है। आप देखिए कि सरकार पहले कह रही थी बीपीएससी में वो बच्चे बैठेंगे जो सीटेट क्वालिफाई हों। चलिए ठीक है भाई, आप नौकरी नहीं दीजिएगा, एक बार को मान लिए और हम लोग एग्जाम देने के लिए भी तैयार हो गए। फिर सरकार उसी बीपीएससी टीआरई के नियमावली में चेंजेस करती है और कहती है कि इसमें वो बच्चे बैठेंगे जो सीटेट नहीं भी पास हों, मतलब सिर्फ अभी बीएड डीएलएड किए हों या फिर कर रहे हों। मतलब एनसीटी मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो पूरे केंद्र में शिक्षा के मॉडल को डिजाइन करती है और टीचर का योग्यता जो है तय करती है, उसमें साफ साफ इस बात का जिक्र है कि शिक्षक बनने के लिए आप तभी कैपेबल हैं जब आपको कम से कम बीएड डीएलएड पास होना चाहिए और आप सीटेट पास हों तो और भी अच्छा। लेकिन सरकार कहती है कि आप बीएड डीएलएड भले आप कर भी क्यों ना रहे हों, आप सीटेट वाले बच्चों के साथ भी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। मतलब 1.5 लाख सीट है, उस पर आप सारे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह दौड़ा के कंपटीशन बढ़ा दिया। क्यों भाई? क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे हर वर्ग के बच्चे आएंगे तो आपस में लड़ाई होगा और लड़ाई होगा तो हमको बहाना मिल जाएगा, बहाना मिल जाएगा तो मामला कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट में चला जाएगा तो स्टे लग जाएगा, तब तक में लोकसभा चुनाव आ जाएगा और हम पूरे दुनिया में घूम घूम कर कहेंगे भारत में कि देखिए हम तो बिहार में 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली निकाले हैं और पूरे देश के लोगों को कहे हैं कि आप आइए यहाँ पर फॉर्म भरिए। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने रिसेंटली अभी डोमिसाइल जो लगा हुआ था, जिसमें डोमिसाइल का ये मतलब होता है कि इस राज्य में वही बच्चे फॉर्म भरेंगे जो इस राज्य के हों
और इन्होंने उसी नियम को हटा दिया और कह रहे हैं अब कि इस राज्य में वो बच्चे भी फॉर्म भरेंगे जो इस राज्य के ना हो, पूरे देश से, यानी रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, सब सारे जगह से लोग अलाउ हैं यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए, टीचर बनने के लिए। तो इन्होंने डोमिसाइल हटा दिया और इसी वजह से सर बवाल है। आपने जो कहा ना बवाल है, यही मुख्य वजह है बवाल होने का। इनका कहना है कि बिहार में साइंस के जो टीचर हैं, मैथ्स के जो टीचर हैं, वो उतनी संख्या में नहीं होते हैं, पद रिक्त रह जाता है, इसलिए हमने जो है पूरे देश के छात्रों को मौका दिया कि यहाँ पे आके जो है जो पद रिक्त नहीं रहे, हमारा पद भर जाए। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं या क्या सोचते हैं आप? साइंस और मैथ्स का जो आपने जिक्र किया, आपको भी पता है कि आज आप कहीं भी चले जाइए, चाहे आईआईटी चले जाइए या फिर आप राजस्थान के अंदर कोटा में चले जाइए, यहाँ पर मैथ और साइंस का फैकल्टी में जो बेस्ट टीचर है ना, वो बिहार के ही है। कोटा और आईआईटी में जो बेस्ट फैकल्टी है वो बिहार के ही हैं, यही वहां जाकर पढ़ा रहे हैं। और क्वालिटी की बात करें ना, और लगनशील और जो मेहनती जो बच्चे हैं, होनहार जो बच्चे हैं, उसका यही प्रमाण है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी क्वालिफाई करने वाला बच्चा बिहार का ही है। तो ये समझिए, आपका कहना है कि शिक्षा मंत्री का दावा जो है वो झूठा है, शिक्षा मंत्री ही झूठे हैं। तो लीजिए, ये बड़ा बात है कि शिक्षा मंत्री जो दावा कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा इनका कहना है कि यहाँ शिक्षा मंत्री का उप मुख्यमंत्री कौन? 9वीं फेल। वो तो कहेगा ही ना कि साइंस का टीचर नहीं है, मैथ का टीचर नहीं है, शायद उनके पास नहीं होगा, इसलिए वो 9वीं फेल रह गए। और 9वीं फेल को पसंद कौन आया? वो झूठा प्रोफेसर शिक्षा मंत्री, जिसको 5 वाक्य में ट्वीट करना शुद्ध नहीं आता है। आप देखिए उनका ट्वीट उठाकर, अगर 4 से 5 वाक्य वो लिखते हैं ट्विटर पे, मतलब एक शॉर्ट पैसेज लिखते हैं कुछ मैसेज देने के लिए, तो उसमें लगभग स्पेलिंग मिस्टेक है। उनको शुद्ध शब्द लिखना नहीं आता है, हिंदी लिखना नहीं आता है। तो राम मिलाई जोड़ी, कोई अंधा कोई कोढ़ी। उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल और प्रोफेसर शिक्षा मंत्री फर्जी आदमी, फर्जी डिग्री वाला। ये जो बातें हर दिन नई आ रही है, इससे एक चीज तो ये भी लगता है ना कि आने वाले समय में और भी नियमों में फेरबदल ये कर सकते हैं। ये आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में और भी नियमावली में कुछ नया जोड़ दें या कुछ और कर दें? ये बात तो 100% सच है, बट मुझे जो लगता है ना कि नियमावली में फेरबदल तो आड़ है, सिर्फ इस बहाली को टाल मटोल करना है। वही मेरा पूछने का उद्देश्य यही था कि नियमावली में जो फेरबदल लगातार हो रहा है, तो आगे भी करेंगे, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या सोच है इनकी? क्योंकि कोई भी जो सरकार रहती है, जब वो बात कहती है कि हम जो है रिक्त पदों को भरेंगे, तो उनका उद्देश्य रहता है कि हम रोजगार लोगों को देंगे। और आने वाले समय में 2024 में यहाँ लोकसभा चुनाव है, 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो इन दो चुनावों को इस सरकार को फेस करना है। तो क्या आपको लगता है कि बार बार इस तरह से करके सरकार जो है अपनी छवि को खराब क्यों करेगी अगर ऐसा है तो? बिल्कुल। चलिए, आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा है, मैं अब सब कुछ क्लियर ही कर देता हूँ। ये फेरबदल और छेड़छाड़ क्यों है, देखिए गौर से सुनिएगा, समझिएगा इस बात को। सरकार ने पिछले 4 साल से यह कहकर लटकाया कि हम जो है बहाली करेंगे, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी यादव का बयान आपने सुना होगा, चलिए ठीक है, हम लोग लाठी डंडा खा के इंतजार का मजा भी ले लिए। लेकिन लोकसभा का चुनाव कब है? 2024 में। 2024 में अब कितने महीने बचे हैं, जोड़ लीजिए आप। इसके जस्ट पहले बीपीएससी टीआरई का नोटिफिकेशन निकलता है, बार बार उसमें उसके जो है नियमावली में चेंजेस किया जाता है, ताकि बच्चे सड़कों पर आ जाएं, ताकि बच्चों का एक वर्ग जो है कोर्ट में चला जाए। और कोर्ट में आप जानते हैं कि कोई भी मामला सुनवाई होने से लेकर बहाली पर या किसी भी चीज में स्टे लगने में कम से कम 6 महीना का प्रक्रिया लग जाता है, कम से कम 6 महीना हाईकोर्ट में लग जाता है, ठीक है। तो इनको पता है कि इस 6 महीना में हम बीपीएससी टीआरई के माध्यम से इतना प्रचार कर दें पूरे भारत में घूम घूम कर कि हम बिहार में नौकरी बांट रहे हैं, और जब हम केंद्र में एज अ प्रधानमंत्री चुनकर आएंगे तो पूरे भारत में हम नौकरी बांटेंगे। मोदी जी की तरह नहीं कहेंगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, देखिए हम बिहार में दे रहे हैं, इसलिए हम केंद्र में आने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देंगे। ये नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव में घूम घूम कर कहेंगे सभी जगहों पर, हर मंच से, हर बैठक में। उस बीच क्या होगा कि उन्होंने तो अपना प्रचार कर लिया, वोट बैंक बना लिया, भले लोग दे ना दे वो अलग बात है, लेकिन मंच पर तो घूम घूम कर कहेंगे। वो कह लिया, इस समय में 6 महीना निकल जाएगा, और 6 महीना में क्या होगा, इस नोटिफिकेशन पर हाईकोर्ट स्टे लगा देगी। क्यों? क्योंकि पूरे रेगुलेशन के साथ ही छेड़छाड़ किया गया है।
जो मानक है ना नियमावली में चेंजेस को लेकर के, आप चेंज कर कितना बार चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वही पूरा गैर कानूनी है, वो पूरा असंवैधानिक है। तो हाईकोर्ट तो स्टे लगाएगी ही। जब हाईकोर्ट स्टे लगा देगी तो ये क्या कहेंगे, मैं बता रहा हूं मुख्यमंत्री जी कैसे बोलते हैं। वो आएंगे मीडिया के सामने, कहेंगे आप लोग तो जानते ही हैं, हम तो बहाली कर ही रहे थे, वो तो कोर्ट स्टे लगा दी, कोई बात नहीं, हम पुराने नियमावली पे ही बहाली कर देंगे। क्योंकि 2024 में तो ये प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, इनको कोई वोट देगा नहीं, लेकिन घूमने के लिए तो कहना होगा ना, पूरे भारत में घूमने के लिए तो कहना होगा ना कि हम बहाली दे रहे हैं। तो तब तक में विधानसभा का चुनाव आ जाएगा, कोर्ट स्टे लगा देगी और फिर ये कहेंगे कोई बात नहीं, अब स्टे लगा दी है हाईकोर्ट तो हम पुराने नियमावली पर ही कर देंगे। और ये सोचेंगे चलो प्रधानमंत्री बने नहीं बने, अब इस बहाली के माध्यम से मुख्यमंत्री वाला भी कुर्सी कम से कम बचा लें, पार्टी का अस्तित्व बचा लें। तो ये फिर कहेंगे पूरे बिहार में घूम घूम कर कि हम लोगों ने तो देखिए जैसा कोर्ट ने कहा वैसा कर दिया है और पुराने नियमावली पे ही बहाली करवा रहे हैं, आप लोग हमको वोट दे दीजिए, हम तो बहुत मासूम हैं। और आप बिहार की जनता तो वही है जो आप समझ रहे हैं, वही चू वाला वर्ड समझ सकते हैं, जदयू के तीर से जो है वो शिकार करना चाहते हैं, ये उनका बिल्कुल है। दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी बात, सबसे पहले जब नियमावली आई थी तब हमने आपसे बातचीत की थी और उस समय बड़ा स्पष्टता पूर्वक हमने बातचीत की थी और आपने कहा था क्या कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी समस्या क्या है कि छात्रों ने एक तो डीएलएड किया, बीएड किया, उसके बाद सीटेट एस्टेट क्वालिफाई किया और अब वो बीपीएससी का एग्जाम देंगे। तो इतना टफ जो है वो सिविल सर्विसेज में आपने कहा था कि होता है कि 3 चरण में लोगों को करना पड़ता है, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। हाँ, तो यहाँ पे भी सरकार ने उसी लेवल का कर दिया और अब सरकारों का ये कहना है कि यहाँ पर छात्र जो है पूरे नहीं हो रहे हैं, जबकि यह कहीं से भी यह दावा सत्य प्रतीत नहीं होता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बिहार में जो बेरोजगारी का दर है वो सबसे ज्यादा है, बिहार में शिक्षित बेरोजगार सबसे ज्यादा है। बिहार के ही छात्र, जैसा कि मानस जी ने कहा कि दिल्ली, कोटा के सभी संस्थानों में ज्यादातर पढ़ाने वाले लोग जो हैं वो बिहार के हैं और बिहार में छात्र की कमी हो जाए, अभ्यर्थियों की कमी हो जाए या पद रिक्त रह जाए, यह संभव नहीं प्रतीत होता है कहीं से भी। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा मामला जो है ये गुमराह करने वाला लगता है कि सरकारें चाहती हैं कि इस तरह से गुमराह करें लोगों को और इससे राजनीतिक रोटी सेका जाए, यानी कि जदयू के तीर से वो शिकार करने के प्रयास में है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे बहाली पे कि आपको क्या लगता है, आपको क्या उम्मीद है कि ये बहाली हो पाएगी? ये बहाली बीपीएससी टीआरई के माध्यम से कंप्लीट होने नहीं जा रही है। अगर न्याय व्यवस्था बिल्कुल ईमानदार है तो, अगर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो हमारा न्यायपालिका का जो पूरा सिस्टम है, अगर वो सरकार के किसी दबाव में काम नहीं करती है, आज भी अगर सब कुछ ईमानदारी से कम संविधान के अंदर हो रहा है, तो बीपीएससी टीआरई के नियमावली को रद्द होना ही है, इसमें कोई संकोच नहीं है। और जहां तक बात है कि हम लोग क्या करेंगे अब, तो हम लोग वही करेंगे जो हमेशा से करते आए, पढ़ो, लड़ो पढ़ने को और पढ़ो समाज बदलने को। तो सरकार अगर सोच रही है कि लाठी डंडे चलाकर, नियमावली के आड़ में बच्चों को बरगला कर, गुमराह कर, उनके आत्मविश्वास को तोड़ देंगे, कमजोर कर देंगे, उन्हें घर बिठा देंगे, तो आप इस मुगालते में मत रहिए। हम पहले भी सड़क पर उतरते थे, आगे भी सड़क पर उतरेंगे और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन एक बात का तकलीफ है भैया कि कहीं ना कहीं अब हम लोगों को जो है ना ये फील होने लगा है कि हम लोग उस राज्य में रह रहे हैं जहां ना अच्छे पॉलिटिशियन बचे हैं, ना अच्छा पॉलिटिक्स बचा है और ना कोई डेमोक्रेसी का कोई पिलर नजर आता है। क्यों भाई? क्योंकि आप देखिए कि जब विपक्ष में होते हैं तो लंबे लंबे वादे करते हैं, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, कोई भी हो। जब ये सत्ता में रहते हैं तो अपना बिल्कुल भाषा बदल लेते हैं। क्यों? और आप देखिए ना कि पिछली बार जो एनडीए की जो सरकार थी उसमें जेडीयू बीजेपी एक साथ थी, टालमटोल चल रहा था, बच्चों को सड़क पर पीटा जा रहा था। आज जब बीजेपी विपक्ष में है तो वो विपक्ष वाला भूमिका निभा रही है, लेकिन तब एक बार भी नहीं कही थी कि आप बच्चों को न्याय दो। तेजस्वी यादव जो विपक्ष में थे, पहली कैबिनेट में ही 10 लाख रोजगार बांट रहे थे, पर सत्ता में आते के साथ अब लगता ही नहीं है कि तेजस्वी यादव के अंदर मुंह में जबान भी है, या ये वही तेजस्वी यादव है। तो हमको कभी कभी ये लगता है ना
कि ये अपने बाप का भी तेजस्वी यादव है कि नहीं है। मतलब दरअसल बात यह है कि नेताओं का चरित्र जो है उसी नेता का विपक्ष में बैठ के रहने पर कुछ और रहता है, लेकिन सत्ता पक्ष में आते ही बदल जाता है। यही बिहार की तस्वीर और तकदीर को खराब करने वाला बात है। पर भैया एक चीज मैं बहुत अच्छा कहूंगा कि पॉलिटिक्स, आज की पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन को लेकर मैं कंफ्यूज था कि चलो कुछ लोग अच्छे होते होंगे, कुछ पार्टियां अच्छी होती होगी, सच में परफॉर्म कर रही होती होंगी, लेकिन थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एवरी सिचुएशन जो भी मेरे जिंदगी में आया, मैं 26 साल की कम उम्र में बहुत जल्दी समझ गया कि देश की राजनीति क्या है, यहाँ पर कैसे राजनेता हैं, क्या होता है पक्ष, क्या होता है विपक्ष, कब यहाँ के लोगों को गुमराह किया जाता है, कब यहाँ के लोगों को जुमला दिया जाता है, कब लोगों को झूठ बोलकर उनके रिलीजन का, उनके इमोशंस का, उनके जॉब का, उनके वैकेंसी का बात करके सरकार बना लिया जाता है और फिर गिरगिट की तरह रंग बदल दिया जाता है। तो मुझे तो अब इस देश में जो है ना, डेमोक्रेसी को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, पॉलिटिशियंस को लेकर वादे, इरादे, जो भी कुछ है, मैं एकदम क्लियर हूं और मुझे मालूम है मुझे आगे क्या करना है। ये बड़ा दुखद है कि एक युवा के मन में अगर देश के लोकतंत्र को लेकर इस प्रकार की तस्वीर बनती है, इस प्रकार की छवि देश के लोकतंत्र को लेकर बनती है, तो निसंदेह हमें और जो भी इस देश के बुजुर्ग हैं और खास करके जो नेता हैं और नौकरशाह हैं, उनको विचार करने की जरूरत है कि देश कहां जा रहा है। हमने कई एक लोगों को कहते सुना है, कई एक पुराने लोगों को कहते सुना है कि आज के राज से अच्छा तो अंग्रेजों का राज था। और यह सुनकर बड़ी शर्म महसूस होती है मुझ जैसे व्यक्ति को कि जिस अंग्रेज से आजादी दिलाने के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई, बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई, उस अंग्रेज के राज को बेहतर बताया जाता है। लोग यह महसूस करते हैं, बताते नहीं, क्योंकि लोग यह महसूस करते हैं इसीलिए वो बोलते हैं। आज मानस जी ने यह महसूस किया कि इस प्रकार से राजनीति ने इनके करियर को, इनके जैसे लाखों छात्रों के करियर को खराब करके रख दिया है, तो यह वेदना इनके मन से निकली। जरूरत है आत्ममंथन करने की, जरूरत है नेक नियत के साथ परिवर्तन का प्रयास करने की और राजनीति से हटकर बिहार का भला करने की। बिहार का भला बिहार के लोगों के भले से संभव है, बिहार के युवाओं के भले से संभव है। और इस प्रकार की जो भी वैकेंसीज आती है, इसमें सरकारों को चाहिए कि नेक नियत के साथ जो पद रिक्त है उन पदों को भरा जाए और साथ ही शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा अस्त्र है जहां से देश को परिवर्तन किया जा सकता है। अगर किसी देश में परिवर्तन लाया जा सकता है तो वो सबसे पहले क्लासरूम से लाया जा सकता है। कोई बूढ़ा नहीं बदलेगा, लेकिन अगर एक बच्चा जो स्कूल जाना जिसने अभी शुरू किया है, अगर हम उसमें नैतिकता का समावेश करेंगे, उसमें ईमानदारी का समावेश करेंगे, उसमें देशभक्ति का समावेश करेंगे, तो आगे वो एक नैतिकतावान, देशभक्त और ईमानदार नागरिक बनेगा और वहीं से देश में परिवर्तन आएगा। इसीलिए जरूरत है ऐसे युवाओं के मन को समझने की, ऐसे युवाओं के कष्ट को समझने की और उसके समाधान हेतु ईमानदार प्रयास करने की। आज के रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए खबरबाज के साथ, मिलते हैं आगे भी। हम ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और बातचीत करके जो भी सार है आपके सामने लाते रहेंगे। और आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि सिटीजन बनिए, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पार्टी को मानने वाले लोग नहीं। सिटीजन बने रहिएगा तो आपका सिटीजनशिप बचा रहेगा, अन्यथा जो हाल मेरा है वही हाल आपका होगा। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।